अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। शुमाली सिक्किम में जुमे के रोज़ फौज का एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 16 फौजियों की जान चली गई, जबकि 4 जवान जख्मी भी हुए। हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान में कहा कि 23 दिसंबर को शुमाली सिक्किम के जीमा में फौज का एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ। इस अलमनाक सड़क हादसे में हिंदुस्तानी फौज के 16 जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। फौज ने कहा कि हादसा पेश आने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी, जो सुबह चटन से थांगो की तरफ रवाना हुई। जिमा जाते हुए गाड़ी तेज मोड़ पर फिसलकर नीचे खाई में गिर गई। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 जख्मी फौजियों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। हिंदुस्तानी फौज का कहना था कि बदकिस्मती से हादसे में 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 13 फौजी शहीद हुए। दुख की इस घड़ी में भारतीय फौज सोगवार खानदानों के साथ खड़ी है। बिहार के मोतिहारी में जुमे की शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। इसका मलबा वहां काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मरने वालों में चिमनी का मालिक भी शामिल है। 15 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये वाकया शाम करीब 4:30 बजे का है। हादसा रामगढ़ पुलिस स्टेशन लिमिट्स के चंपापुर गांव के पास पेश आया। लोगों ने बताया कि चिमनी में इस साल पहली बार आग लगाई गई थी। इस मौके पर जुमे की शाम को खाने का भी एहतमाम किया गया था। चिमनी को करीब 2:30 बजे फूंका गया था, जिसकी खुशी में गांव वाले वहां जमा थे। चिमनी से धुआं निकलते ही ब्लास्ट हो गया और ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस वाक़े के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों को रक्सौल SRP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इत्तला मिलने के बाद मकाम वाक़े पर DM के साथ SDO और दीगर आला अहदेदार पहुंचे। अहदेदारों की एक टीम ने बताया कि SDRF की टीमों का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद दबे हुए लोगों का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का 10वां इजलास 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर यानी आज ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि 17वीं लोकसभा के 10वें इजलास के दौरान 13 नशिस्तें हुई और ऐवान में 68 घंटे 42 मिनट कार्रवाई चली। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान ऐवान में कामकाज की शरह 97% रही और बहुत से अहम कानून साजी के कामकाज हुए। 2022 संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 23 वक्तव्य दिए गए, जिसमें से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता, जिस पर 9वें सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी, पर आगे अल्पकालीन चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। लोकतांत्रिक संस्थाओं में ऐसे विषयों पर चर्चा हो, संवाद हो और सामूहिक संकल्प हो, ताकि हम जनजागरण के माध्यम से समाज के अंदर मादक द्रव्यों और अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामूहिकता के संकल्प के साथ काम कर सकें। मुझे आशा है कि देश की सोच संस्था के नाते हमने इन विषयों को लिया है। आगे भी ऐसे विषयों को हम लेंगे, उन पर चर्चा कराएंगे और सभी दलों से अपेक्षा करेंगे कि ऐसे विषयों पर सार्थक चर्चा संवाद करें। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई और कई अविलंब लोकमत के विषय जो माननीय संसद सदस्यों के अपने अपने क्षेत्र के हैं, अपने अपने राज्यों के हैं, वो भी उन्होंने उठाए और सभी को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर समस्या को उठाने का मिला। इस कारण से इसकी उत्पादकता भी 97% रही। हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी उत्पादकता और बढ़े, देर तक सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो।
राज्यसभा के 258वें इजलास की कार्रवाई जुमे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फे सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। इस दौरान जुमला 13 मीटिंग्स हुए। इस इजलास में जुमला 9 बिल मंजूर किए गए, जिनमें 160 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। I take this opportunity to extend my greetings to you and your family members on Christmas, English New Year, Sankranti, Pongal, Lohri, and many other festivals that dot various regions of our country. Honorable members, this brief session was marked with display of wit, sarcasm, humor, and intellect. I hope to experience more of it with greater indulgence from experienced members. House stands adjourned sine die. मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 81 करोड़ 30 लाख गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया। जुमे के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुए काबीना की मीटिंग में फूड सिक्योरिटी कानून के तहत यह फैसला लिया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर हुकूमत पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खदशात के दरमियान आज एक बार फिर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आला सतही मीटिंग की। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 केसेस सामने आ चुके हैं, इसीलिए मरकजी हुकूमत ने रियासतों को एहतियाती इक़दाम करने की सलाह पहले ही दे दी है। अब मरकजी वज़ीर सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग की और कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायजा लिया। जुमे के रोज हुए इस आला सतही मीटिंग के बाद मरकजी वजारत सेहत ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसमें मरकजी सेक्रेटरी बराए सेहत राजेश भूषण ने रियासतों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में खास एहतियात बरतने का मशवरा दिया, क्योंकि कई त्योहार आ रहे हैं। अलावा अजीम मरकजी हुकूमत ने T3 फार्मूला इख्तियार करने की हिदायत रियासतों को दी। T3 फार्मूले से मुराद टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग है। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को इन 3 चीज़ों पर जोर देने की सलाह दी। रियासतों को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया कि सभी लोग कोरोना के एहतियाती खुराक लें। लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने के लिए भी कहा गया है।
चीन समेत कई ममालिक में कोरोना का धमाका देखने को मिल रहा है। बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए हुकूमत हिंद अलर्ट मोड पर है। इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुल्क में नेजल वैक्सीन यानी नाक में दी जाने वाली दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी। फैसले के मुताबिक नेजल वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब होगी। मौसूला इतलात के मुताबिक ये इंटर एनिजल वैक्सीन वसी तौर से क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अमल को मुतहरिक करने में मददगार होगी। सार्स कोवी-2 जैसे कई वायरस आमतौर पर म्यूकोसा के जरिए से जिस्म में दाखिल होते हैं। ये नाक में मौजूद एक टिश्यू है। वायरस में कोसल झिल्ली में मौजूद खुलियात और मॉलिक्यूल्स को मुतासिर करते हैं। ऐसे में नेजल शॉट के जरिए वायरस को जिस्म में दाखिल होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आज मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, मरकज की बीजेपी हुकूमत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खौफजदा है। इसीलिए कोविड का बहाना बनाकर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद करें। यह मोमेंटम जिसको कहते हैं जो बन चुका है, यह खत्म नहीं होना चाहिए और संवाद निरंतर लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का हर स्तर पर बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए। इसी सिलसिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा, यह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा निकालने का एक अभियान है। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश को ब्लॉक के स्तर तक ले जाना जरूरी है, आवश्यक है। भारत जोड़ो यात्रा में एक सुनने की यात्रा है, ये बोलने की यात्रा कम है। राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता लगातार लोगों की बात सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अलग अलग समस्याओं पर, उन राज्यों की समस्याएं, विशेष समस्याएं होती हैं उन पर। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, बौखलाई हुई है, परेशान है। कई हमले बोले गए भारत जोड़ो यात्रा पर, फेक वीडियोस निकाल कर कोशिश की गई, गलत खबरें प्लांट कराकर कोशिश की गई अखबारों में और टेलीविजन पर। लेकिन लोगों ने इस पूरे जो षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसको ठुकराया और भारत जोड़ो यात्रा को स्वीकार नहीं किया, अपितु गले लगाया। अब एक पत्र भेज दिया गया, जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी बता रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने गहलोत साहब और राहुल जी को एक पत्र लिख दिया, किसी और को नहीं लिखा। कल भी मैं उदाहरण दे रहा था हरियाणा में कि गुजरात में बहुत बड़ा आयोजन कांकरिया कार्निवल होने वाला है। 4 लाख लोग प्रतिदिन उसमें आने वाले हैं। गुजरात में ही रिवर फ्रंट पे एक फ्लावर शो होने वाला है, 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन वहां आएंगे। मध्य प्रदेश में एनआरआई प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जाएंगे उसमें। किसी को कोई पत्र नहीं लिखा, पत्र सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ अशोक गहलोत। यहां तक कि राजस्थान में सतीश पुनिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ने कल स्वास्थ्य मंत्री को एक तरह से अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं अपनी जन आक्रोश यात्रा चालू रखूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। और आज हमने चित्र देखे उस जन आक्रोश यात्रा के, ना कोई मास्क है, ना कोई प्रोटोकॉल है। भीड़ तो ज्यादा नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं में, लेकिन चलिए जो भी है, जितनी भी भीड़ है, कि यह मोमेंटम जिसको कहते हैं जो बन चुका है, यह खत्म नहीं होना चाहिए और संवाद निरंतर लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का हर स्तर पर बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए। इसी सिलसिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जुमे के रोज हरियाणा के खेरली लाला गांव से शुरू हुई। शेड्यूल के मुताबिक पदयात्रा पाखल गांव में 10 बजे पहुंचकर ठहर गई और आराम करने के बाद ये यात्रा पाली चौक से दोपहर 3 बजे दोबारा शुरू हुई और शाम 6 बजे गोपाल गार्डन बड़खल मोड़ पहुंची। वहां एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसके बाद तमाम यात्री फरीदाबाद में रेस्ट करने लगे। भारत जोड़ो यात्रा हफ्ता यानी कल सुबह 6 बजे बदरपुर सरहद से
दिल्ली में दाखिल होगी और मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की तरफ बढ़ेगी। इसके बाद ये जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, ITO से होते हुए लाल किले तक जाएगी। यात्रा इसके बाद लाल किले से नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग के रास्ते राजघाट तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी-शर्ट एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हरियाणा के वजीर ज़राअत JP दलाल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल गांधी खाते हैं कि हाफ टी-शर्ट में भी उन्हें ठंड नहीं लगती। अगर ये फॉर्मूला हमारे फौजियों को जो हिमालय पर रहते हैं मिल जाए तो मुल्क के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस कायद ने बीजेपी के वजीर के सवाल का जवाब देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की मोटी चमड़ी यानी थिक स्किन है, इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। मैं इसका क्या जवाब दूं। इससे पहले भी बीजेपी ने राहुल गांधी की टी-शर्ट पर सवाल उठाए थे। उनकी फोटो के साथ लिखा था कि भारत देखो 41,000 की टी-शर्ट, जिस पर काफी तनाजा हुआ था। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा को 107 दिन हो चुके हैं। तब से राहुल गांधी व्हाइट रंग की टी-शर्ट पहन रहे हैं। उनकी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, जिस वक्त काफी धुंध रहती है, टेम्परेचर काफी कम रहता है। हरियाणा में सफर के वक्त वहां के लोग भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी जैकेट और मफलर पहने दिखे, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ टी-शर्ट में चल रहे थे। राहुल गांधी को 2 दिन पहले मेवात जिले में साबिक फौजियों ने आर्मी जैकेट गिफ्ट की थी। हाफ बाजू की जैकेट राहुल गांधी ने ज्यादा देर नहीं पहनी। उनकी यात्रा में नूह में उनकी यात्रा ने ब्रेक लिया था। इसके बाद फिर पैदल वो निकल पड़े और राहुल गांधी ने वो जैकेट नहीं पहना था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को रियासत के शोबे तालीम ने इसलिए मुअत्तल कर दिया क्योंकि कुछ हिंदूवादी तंजीमों के लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी कि स्कूल में सुबह के वक्त अलामिया इकबाल की मशहूर नज़म लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ाई जा रही है। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की असेंबली में लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नज़म पढ़ते हुए बच्चों की एक वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की कार्रवाई की गई। इस क्लिप में बच्चों को मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिस पर हिंदूवादी तंजीमों ने सख्त एतराज जाहिर किया। वीडियो फरीदपुर के महल्ले पाड़ा में वाक़ कमला नेहरू प्री सेकेंडरी स्कूल का है और इसमें कई दर्जन बच्चे नज़म पढ़ रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने इस पर संगीन इल्जाम आयद किए। इसे मदरसे की नमाज करार देते हुए तंजीम ने कहा कि हिंदू अक्सरियती इलाके के स्कूल में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, मजहब की तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं। शिकायत मिलने पर प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और माहौल खराब करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना फरीपुर के एक मोहल्ले में एक सरकारी स्कूल है जिसमें निर्धारित प्रेयर के अतिरिक्त जो है एक कम्युनिटी विषय से संबंधित प्रेयर का वीडियो प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर पर शिकायत प्राप्त होने पर अभी भी पंजीकृत कराया गया है। संबंधित विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंधित प्रिंसिपल को बीएससी के द्वारा निलंबित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। अदालत उस्मा की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच की तरफ से जस्टिस BR गोई 2 जनवरी 2023 को मुत्तफिका फैसला सुनाएंगे। जस्टिस नजीर, जस्टिस गोवाई, जस्टिस AS बोपना, जस्टिस वीर रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की आईनी बेंच ने मुताल्लिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। अदालत उस्मा ने अपना फैसला महफूज रखते हुए मरकजी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा था कि वो 2016 में 500 और 1000 के नोटों को मनसूख करने के इस फैसले से मुतालिक रिकॉर्ड मोहरबंद कवर में इसके सामने पेश करें। आईनी बेंच के सामने दाखिल अपने हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने नोटों की मनसूखी के फैसले का दिफा करते हुए कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का मकसद जाली नोटों, ब्लैक मनी, दहशतगर्दी, टैक्स चोरी वगैरह को रोकना था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा फिजाइया में हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून फाइटर बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए इम्तिहान में 148वां रैंक हासिल किया। सानिया देहात कोतवाली थाना इलाके के एक छोटे से गांव जसवर की रहने वाली है। सानिया ने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज मिर्जापुर से 12वीं का इम्तिहान पास किया और वो यूपी 12वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। 10 अप्रैल को वो एनडीए इम्तिहान में शामिल हुई। इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। इतलात के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर को पुणे में एनडीए खड़खड़सवाला में शामिल होंगी। सानिया के वालिद शाहिद अली जो पेशे से टीवी मैकेनिक हैं, उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा मुल्क की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आइडियल मानती है। वो शुरू से ही उन जैसा बनना चाहती थी। सानिया मुल्क की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया है। लोन फ्रॉड केस में जुमे के रोज सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके शोहर दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चंदा पर बैंक के पॉलिसी और रेगुलेशन के खिलाफ जाकर करोड़ों रुपए का लोन देने का इल्जाम है। चंदा उस कमेटी का हिस्सा रही जिसने 26 अगस्त 2009 को बैंक की जानिब से वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी थी। इल्जाम के बाद 59 साल की चंदा ने अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मई 2020 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चंदा कोचर और उनके शोहर से करोड़ों रुपए के लोन और इससे जुड़े दीगर मामलों में पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने चंदा कोचर के शोहर दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। स्टूडेंट लीडर उमर खालिद जुमे के रोज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। अदालत ने उन्हें उनकी बहन की शादी में शिरकत के लिए 7 दिन के लिए अबूरी जमानत दी है। जेल के एक एहलकार ने इतला दी। हुक्म के मुताबिक उन्हें जुमे की सुबह 7 बजे रिहा किया गया। ख्याल रहे कि दिल्ली की अदालत ने 12 दिसंबर को उमर खालिद की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर की थी। खालिद ने 2 हफ्तों के लिए जमानत की दरखास्त दी थी, लेकिन उन्हें 1 ही हफ्ते की जमानत दी गई। हुक्म जारी करते हुए एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वाजे किया कि अबूरी जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और उन्हें 30 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। इससे कबल 18 अक्टूबर को जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दोल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खुसूसी बेंच ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी की तारीख में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोची में चल रहे आईपीएल मिनी ऑक्शन में 24 साल के कैरन को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। जुमे की दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए मिनी ऑक्शन में 87 खिलाड़ी खरीदे जाने थे। अब तक 37 खिलाड़ी ही खरीदे गए हैं। इनमें 18 बैरूनी खिलाड़ी हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजों ने 206 करोड़ 50 लाख में 139 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। अभी फ्रेंचाइजियों के पास 66 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम बची हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमे के रोज फिदायीन हमला हुआ। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए ब्लास्ट में अब तक एक मौत की खबर है। कई लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। धमाका शहर के I-10 सेक्टर में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पुलिस एक मुश्तबा गाड़ी का पीछा कर रही थी। इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ। ये गाड़ी है बिल्कुल, गाड़ी तो खैर नजर नहीं आ रही। ये जो जमीन पे है ये बिखरा हुआ, ये सारी गाड़ी के फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में शूटिंग का वाकया पेश आया, यानी फायरिंग का वाकया पेश आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि 4 लोग संगीन रूप से जख्मी हैं। 69 साल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल मीडिया ने पुलिस अफसरों के हवाले से जानकारी दी। एक ओहदेदार ने कहा कि सेंट्रल पेरिस के सेंट डेनिस मार्केट में फायरिंग हुई। इस वाकये में 4 लोग जख्मी हुए। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बाजार को बंद कर दिया गया है। रूस को हथियार पहुंचाने के इल्जाम लगने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्थ कोरिया ने जुमे के रोज जापान के ईस्ट कोस्ट के करीब 2 शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का इस साल का 36वां मिसाइल टेस्ट था। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के सुनान एरिया से सुबह 7:32 पर दागी गई। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक इस पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। माना जा रहा है कि साउथ कोरिया और अमेरिका के फौजी हवाई ट्रेनिंग के जवाब में ये मिसाइलें दागी गई। ऑस्ट्रेलियाई फिजाई कंपनी केंटास एयरवेज के एक तैयारे ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की, यानी इमरजेंसी लैंडिंग की। इतला जुमे को मीडिया रिपोर्ट से दी गई। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने QF1 के जरिए माफ कीजिएगा QF-180 तैयारे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे बाकू के हैदर अनीफ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की खबर दी है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में एक तुर्क रेस्टोरेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड के खराज से क्रिसमस पार्टी में शरीक कम से कम 200 अफराद मुतासिर हुए। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस की कारकुन ने एक अखबार को बताया कि यह वाकया चारशंबे की रात लंदन के चिकफोर्ड डिस्ट्रिक्ट में एक तुर्क रेस्टोरेंट गोक्सो में पेश आया, जब क्रिसमस पार्टी में जाने वाले अफराद ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना खाने के बाद सभी बीमार हो गए। इसके बाद उसे लगा कि फूड पॉइजनिंग हुई और इसकी तबीयत खराब होने लगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। एक तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। इस दरमियान यूक्रेनी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन जंग में अब तक 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि तादाद हर दिन तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आखिर में देखते हैं हरमैन शरीफैन का एक खूबसूरत वीडियो। वहां कल बारिश हुई थी और बारिश के बाद वहां का मंजर काफी रूहानी हो गया था। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारन फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा।
نصارى وقال नूह रब ला। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।